Hi everyone and warm welcome to our channel. I hope you are doing well. So in continuation with our revision series, हमारे 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. दिस इज प्राइमरीली फॉर सीए फाइनल, बट सीए में फाइनल सीए इंटर स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं बिकॉज जीएसटी लॉ डज नॉट चेंज. ठीक है, चैप्टर्स वही है, सेक्शंस वही है जो हम पढ़ रहे हैं. तो अभी इस वाले चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई. वन इंपॉर्टेंट चीज जो हम हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर यूज करते हैं, दिस इज अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन. आप टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका लिंक के ऊपर रजिस्टर करके, आई हैव पिन्ड द मैसेज, जस्ट रजिस्टर ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी एडेड टू द ड्राइव. ठीक है, आपको एक्सेस मिल जाएगा. सेकेंडली, टेलीग्राम पे बहुत सारे एमसीक्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है एंड एवरीथिंग इज ऑब्वियसली फ्री ऑन टेलीग्राम. तो इंश्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट चैनल एंड टेकिंग द फुल बेनिफिट. ठीक है, आप ही के लिए है, तो इंश्योर कर लेना कि वो आप ज्वाइन कर रहे हो. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, सो ये हमारा जो चैप्टर है ये सीजीएसटी का है. ठीक है, ऑलवेज टेक केयर वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सीजीएसटी और आईजीएसटी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस स्पेशल पॉइंट. बहुत सारे बच्चे सेक्शन लिख देते हैं, आगे एक्ट नहीं लिखते हैं. आपको एक्ट जरूर लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा आप सीजीएसटी की बात कर रहे हो या आईजीएसटी की बात कर रहे हो. इस वाले चैप्टर में हमें मेजरली फोकस करना है 3 सेक्शंस के ऊपर. कौन से हैं? सेक्शन नंबर 12, 13 और 14. टारगेटेड टाइम रखेंगे इसका 30 से 35 मिनट्स. और यहां पे मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा, एक एक एग्जांपल करवाऊंगा, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है. और कई बच्चों का आया, सर वो एग्जामिशंस के आपने 1-2 अमेंडमेंट रह गए थे क्या? तो 2 क्लैरिफिकेशन शायद क्लास में डिस्कस करना रह गई थी इन द रिवीजन लेक्चर. इस वाले में उठा दूंगा, प्लीज डोंट वरी. ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं. चलो जी, स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई. इंट्रोडक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है. मेजर अपना जो इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि टाइम ऑफ सप्लाई जानना जरूरी क्यों है. सी, हर एक चीज का एक महत्व होता है. तो टाइम ऑफ सप्लाई का महत्व यह है कि जब भी मंथ में, जब भी डेट के हिसाब से मेरा टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा, उस मंथ की जो मेरी जीएसटी की रिटर्न जाएगी वहां पे मुझे इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उसका टैक्स पे करना पड़ेगा. तो कौन से मंथ की रिटर्न में मैं डिस्क्लोजर दूंगा, उसके लिए मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना पड़ता है. सेक्शन 12, 13 और 14. 12 टॉक्स अबाउट गुड्स, 13 टॉक्स अबाउट सर्विसेज, 14 टॉक्स अबाउट चेंज ऑफ रेट्स इन टैक्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. रेलिवेंट डेफिनेशन से पहले उठाते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एसोसिएटेड एंटरप्राइज मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, आप अपने डायरेक्ट टैक्स के टीचर से पूछिए. क्यों? क्योंकि हमारे जो सीजीएसटी एक्ट है उन्होंने बोल दिया है कि आप 92A इनकम टैक्स एक्ट में जाओ. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 92A वो हम ट्रांसफर प्राइसिंग के टाइम पढ़ते हैं. द मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, जैसे 26% का कुछ वोटिंग पावर या 51% का वो कुछ लोन्स, बोरोइंग्स कुछ ऐसा था, पावर टू अपॉइंट 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे करके बहुत सारे कंप्लायंसेस थे, बहुत सारे क्लॉजेस थे. उसमें से एक जो हिट करेगा then it will be a associated enterprise case. तो मैं वहां पे आपको associated enterprise यहां से नहीं पढ़ाने वाला. You have to do it on your own, जो आपने I think इनकम टैक्स में किया ही होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, आगे आगे आ जाओ. अच्छा सर, वाउचर का मतलब क्या होता है? सिंपल समझना, जैसे आपके पास प्रीपेड वाउचर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा फूड कूपन्स होते थे किसी टाइम पे 100 के. तो बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर वाउचर मतलब कंसिडरेशन इज ऑलरेडी पेड. अगर मेरे पास 20 रुपए का वाउचर है और मैं 50 रुपए की चीज खरीद रहा हूं, तो मैं 20 रुपए का वाउचर दे दूंगा एंड 30 रुपीज का कैश पे कर दूंगा. सो बेसिकली द वाउचर शोज दैट सम कंसिडरेशन फुल और पार्ट हैज ऑलरेडी बीन पेड. तो सप्लायर हैज टू एक्सेप्ट दैट वाउचर एंड बैलेंस आई विल पे कैश. ठीक है, तो वाउचर के रिस्पेक्ट में आपको सिर्फ एक बार इसकी रीडिंग लेनी है कि कंसिडरेशन या पार्ट कंसिडरेशन ऑलरेडी पेड होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 13 आएगा सर्विस के रिस्पेक्ट में. गुड्स की बात स्टार्ट करते हैं. 12(1) बेसिक बात बताता है कि सर यहां पे जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हेन द टाइम ऑफ सप्लाई एंड उसकी टैक्सेबिलिटी कब अराइज होने वाली है. सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट फॉरवर्ड चार्ज. तो 2 तरीके के चार्ज होते हैं, वन इज योर एफसीएम एंड वन इज योर आरसीएम. तो पहले मैं बात कर रहा हूं फॉरवर्ड चार्ज के बारे में. सो दिस विल बी, इन्होंने लॉ में क्या स्टेट किया है, इट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच he is required under section 31 to issue the invoice or the date on which the supplier receives the payment with respect to supplier. अब एक चीज का ध्यान से आपको समझना है, नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 ने आके बोल दिया है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में, अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन पीपल, कॉम्पोजिशन सप्लायर को एक्सक्लूड करके, ये वाला जो क्लॉज नंबर बी है ये इनऑपरेशनल है. मतलब एडवांस के ऊपर जीएसटी मुझे पे नहीं करना व्हेन आई टॉक अबाउट गुड्स.
If I'm a supplier, you are a recipient, I'm going to supply some goods, you pay me some kind of advance. एडवांस के ऊपर मैं जीएसटी अभी गवर्नमेंट को नहीं पे करूंगा. किसने बोला? नोटिफिकेशन नंबर 66 2017. तो फॉरवर्ड चार्ज के लिए आपके पास एक ही प्रोविजन है, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. और अगर आपने नहीं किया टाइम से इशू, देन द डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस. तो इसका लिंक किसके साथ हो गया? सेक्शन नंबर 31. क्यों? क्योंकि इनवॉइस की बातें सेक्शन नंबर 31 में आती है. तो एक बार हमें सेक्शन नंबर 31 भी देखना पड़ेगा. हैंड रिटन नोट्स पे आ जाते हैं. बेसिकली द फोकस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इज कि जीएसटी कब पे करना है, कौन सी मंथ के रिटर्न में. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 रेड विद नोटिफिकेशन 66 2017. अब इसके अंदर हमारा फाइनल प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्या बना? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ऑट टू बी इशूड व्हिचएवर इज द केस. इसको लिंक करना है सेक्शन नंबर 31 से. ठीक है, अब सेक्शन 31 के रिस्पेक्ट में आओ. यहां पे व्हेन टू इशू इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व. अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, सो इन दैट केस आपको कब तक इनवॉइस इशू करना है? डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट. तो अगर मूवमेंट है या नहीं है उसके हिसाब से ये टाइमलाइंस आपको फिक्स करनी है. दिस इज गोइंग टू बी स्टडीड इन डिटेल इन व्हेन वी टॉक अबाउट द इनवॉइस चैप्टर. ठीक है, 31 में. नेक्स्ट केस होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, एक रिकरिंग पेमेंट होती है, रिकरिंग ऑब्लिगेशन होती है. उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और पीरियोडिकल पेमेंट. ओके, एंड इफ द गुड्स आर सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, उस केस में आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है. 6 महीने के टाइम में अगर बीच में सप्लाई हो गया देन दैट इज द केस. अगर सप्लाई नहीं हुआ तो इन दैट केस 6 मंथ्स के एंड में इट इज ए डीम्ड सप्लाई. सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ. मैंने ये गुड्स आपको बेचे, मैंने गुड्स बेचे नहीं है, मैंने गुड्स आपको सेंड किए फॉर अप्रूवल. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मॉडल सेंड किया था और मैंने बोला कि भैया पसंद आए तो मुझे बता देना. अगर आपने मुझे 2 महीने में बता दिया कि सर ये अच्छा लगा है, हम खरीद रहे हैं, तो सप्लाई इस दिन हो जाएगा, उस दिन मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. ठीक है, अगर नहीं पसंद आया या फिर आपने कुछ मुझे नहीं बोला तो 6 मंथ्स के एंड में डीम सप्लाई माना जाएगा जो गुड्स मैंने आपको दिए. तो ऐसे केसेस में आपके पास इनवॉइस की टाइम लिमिट क्या है? अर्लियर ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर. ठीक है, इसका मैं डिटेल डिस्कशन सेक्शन 31 के टाइम करने वाला हूं. आप इसका सिर्फ ब्रीफ कवरेज ही अभी लेंगे. अच्छा, एक वर्ड आने वाला है इस सेक्शन नंबर 12 में, टू द एक्सटेंट द इनवॉइस और पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स. मतलब सिंपल सी बात है, वी नीड टू सी द पार्ट फॉर विच द इनवॉइस इज इशूड. एग्जांपल में 50 केजीज ऑफ गुड्स के लिए अगर इनवॉइस इशू कर रहा हूं तो उन 50 केजीज के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई की बात करी जा रही है, बाकी का कुछ नहीं सप्लाई की बात करी जा रही. तो जितना भी मैं इनवॉइस वगैरह भेज रहा हूं उसी के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई की बात करी जा रही है और उसी के रिस्पेक्ट में मुझे जीएसटी पे करना है. ठीक है, दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ सेक्शन नंबर 31. सो यस, आपका इनवॉइस की जो डेट आपको लिंक करनी है और उसी टाइम पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी लिंक हो जाएगा. ये जो एडवांस वाली बात आती है दैट इज इन ऑपरेशनल इन टूडेज टाइम. उसी के रिस्पेक्ट में एक प्रोविजो दिया गया है कि अगर 1000 तक अगर कोई एडवांस आता है तो उसको आप इनवॉइस के टाइम पे डील कर सकते हो. बट नाउ प्रैक्टिकली इन केस ऑफ गुड्स दिस पर्टिकुलर प्रोविजो स्टैंड्स रिडंडेंट. व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी एडवांस के रिस्पेक्ट में मुझे जीएसटी नहीं पे करना, तो फिर 1000 क्या, 10,000 क्या, 10 करोड़ क्या, एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना ही नहीं है, तो ये प्रोविजो इनएप्लीकेबल हो जाएगा. सो दिस इज प्रैक्टिकली रिडंडेंट. ठीक है, एक्सप्लेनेशन को छोड़ दो, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि एज द टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस, मतलब जितने का भी मेरा इनवॉइस इशू हो रहा है. ओके सर, इसमें पेमेंट का मतलब समझा है, बट अगेन दिस इज रिडंडेंट बिकॉज एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है. अब मैं बात करता हूं आरसीएम के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे. आरसीएम के रिस्पेक्ट में, गुड्स का आरसीएम के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई की बात करी जा रही है. प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर 3 डेट्स टू बी कैलकुलेटेड और तीनों का सबसे अर्लीस्ट जो रहेगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. पहला, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, एक्चुअल में फिजिकल रिसीट कब हुआ. दूसरा, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड व्हिचएवर इज अर्लियर. व्हिचएवर इज अर्लियर मतलब इन दोनों में से मुझे एक अर्लियर डेट निकालनी है. ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं? रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आरसीएम की बात चल रही है. 2 डेट्स कौन सी है? जब मैंने अपने बुक्स के अंदर एंट्री रिकॉर्ड किया या मेरे बैंक से एक्चुअल में डेबिट हुआ, व्हिचएवर इज अर्लियर. और तीसरा सर, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज. ध्यान से सुनना, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज मतलब 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर. 3 डेट्स मेरे साथ साथ दोबारा रिवाइज करो. डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, सेकंड 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस, थर्ड अर्लियर ऑफ 2 फर्दर डेट्स. फर्स्ट
द डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन माई बुक्स, मैं हूं रेसिपिएंट, या द डेट ऑन विच द एक्चुअल डेबिट हैज हैपेंड इन माई बैंक अकाउंट। क्या बात क्लियर है? ओके। वाउचर्स के रिस्पेक्ट में आपको एक सवाल पूछना है। सर क्या सवाल पूछना है कि क्या गुड्स या जो भी मेरा वो है गुड्स आइडेंटिफाइबल है कि आज ये वाउचर जो मैं इशू कर रहा हूं ये किसके अगेंस्ट रिडीम होने वाला है। मतलब अगर आज एक 50 रुपीज का वाउचर निकल रहा है तो वो वाउचर के अगेंस्ट क्या मिलने वाला है। अगर ये फिक्स्ड है, ये आइडेंटिफाइबल है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, अदरवाइज द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। सर अदरवाइज मतलब व्हेन आई डोंट नो द गुड्स अगेंस्ट विच द वाउचर इज रिडीम। फॉर एग्जांपल एक वाउचर है, उसके अगेंस्ट यही कैलकुलेटर लिया जा सकता है, तो उस केस में मुझे ऑलरेडी पता है इसका क्या वैल्यू है, क्या होने वाला है, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा वाउचर के रिस्पेक्ट में द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अदरवाइज लेट्स से 100 रुपीज का वाउचर है शॉपर स्टॉप का, मुझे नहीं पता शॉपर स्टॉप में जाके रेसिपिएंट क्या खरीदने वाला है, इन दैट केस इट विल बी द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। आई थिंक इट स्टैंड्स लॉजिकल। जब पता ही नहीं है तो भैया रिडेम्पशन होने दो, जब पता है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ले लो। सो वी नीड टू नो व्हाट विल बी परचेज्ड। ठीक है, तो अगर आइडेंटिफाइबल होगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, अदरवाइज द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। रेसिडुअल केसेस में आपको दो बातें देखनी है। रेसिडुअल केसेस का जनरली सवाल उठेगा नहीं, आएगा नहीं, बट स्टिल फोकस कि कहीं पे अगर कोई रिटर्न फाइलिंग जरूरत है तो इन दैट केस ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, अदरवाइज द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, ये आपको ज्यादा टेस्टेबल नहीं है। अच्छा सर एडिशंस के रिस्पेक्ट में व्हाट डू मीन बाय एडिशन? कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कोई पेनल्टी रिसीव हो गई, कोई लेट फी रिसीव हो गई, मैं हूं सप्लायर, वो है रेसिपिएंट। अब मुझे पहले से तो नहीं पता था ना कि ये रेसिपिएंट नालायक निकलेगा। नालायक क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट पे करने वाला है, लेट पेमेंट करने वाला है, लेट फी पे करने वाला है, तो उस केस में मुझे पहले से कैसे पता चलेगा कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? सो इन दैट केस द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशंस विल बी द डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, बिकॉज व्हेन इट विल बी एक्चुअली रिसीव्ड आई विल कम टू नो कि भैया इस केस में लेट फी आई है, इस केस में इंटरेस्ट आया है, तो उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स हो जाएगा। सो हो सकता है एक्चुअल सेल अप्रैल में हो रही है और सपोज जुलाई में इसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जुलाई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एडिशंस सच एज इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। क्या बात क्लियर हुई है? तो ये था आपका सेक्शन नंबर 12। 31 इन्होंने दोबारा यहां पे दिया है इनवॉइस के रिस्पेक्ट में, वो मैंने आपको हैंड टर्न से ही करवाया, उतना ही करके जाओ अभी के लिए। अब मैं आपको एक दो छोटे छोटे एग्जांपल करवाऊंगा क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर समझ में आएगा नहीं। और सर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें करते नहीं है, ठीक है? ये एक समरी दी है, इसको रीड करना तो आप कर सकते हो। आ जाओ एक ये वाला करते हैं। B Limited sends goods to C Limited for sale on approval basis on 10 जनवरी। ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में इनवॉइस की ड्यू डेट क्या होती है? अर्लियर ऑफ एक्चुअल सप्लाई, मतलब रेसिपिएंट ने हाँ कर दिया, और 6 मंथ्स के एंड में हम डीम सप्लाई मान लेंगे। तो जनवरी से आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो उसको जुलाई 10 तक जो है बता देना चाहिए था, नहीं तो उससे पहले जो सप्लाई हुआ हम वाली डेट ले लेंगे। C Limited अप्रूव्स द गुड्स ऑन 15 अगस्त। भाई साहब ओ सी लिमिटेड भाई साहब आपने तो जुलाई से आगे कर दिया, तो आपका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था? बी लिमिटेड को इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था? जो कि है मेरी 10 जुलाई डेट। क्यों? 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स और सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इसने अप्रूवल अगर पहले दिया होता जून में तो वो डेट हो जाती। B Limited should issue the invoice on 10 July as the supply gets fructified after 6 months from the date of removal, और उसी दिन मेरा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, in case of forward charge is linked to the invoice date. I hope this is clear. एक और क्वेश्चन देखते आओ। B Limited sells goods to C Limited on 10 June. Invoice for the same is issued on 12 June. सर ये गलती हो गया, जब 10 जून को सेल किया है तो 10 जून को इनवॉइस आ जाना चाहिए था और 10 जून का ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आगे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज द लास्ट डेट अप टू विच द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, मतलब इशू हो जाना चाहिए था। सेक्शन 12 में हमने क्लियरली पढ़ा है इशूड और लास्ट डेट अप टू विच इट शुड हैव बीन इशूड। आई थिंक कहानी आपको क्लियर हो रही है। चलो अब एक आरसीएम का सवाल भी कर लेते हैं, आ जाओ। B Limited sells goods to C Limited on 4 June. The goods are taxable under RCM. Invoice for the same is issued on 4 June. ठीक है, तो इनवॉइस के आगे मुझे क्या करना है? 31st डे निकालना है। 31st डे निकलेगा आपका 5 जुलाई, तो एक तो ये डेट आ गई। C Limited receives the goods on 27 June, एक मेरी ये डेट आ गई, और एक मुझे लेनी है अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड इन माई बुक्स और द डेट ऑफ एक्चुअल डेबिट इन बैंक अकाउंट। C Limited records the payment in the books on 10 June and the same is debited on 2nd July. तो इसमें से अर्लियर 10 जून, तो इन तीनों को मैंने कंपेयर किया। मेरी कौन सी सप्लाई बनेगी इस केस में? अर्लिएस्ट, दैट इज 10 जून। सो 10 जून इज द अर्लिएस्ट आउट ऑफ 3, सो दिस इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो मेरी जब जून की रिटर्न जाएगी, तो इसके ऊपर का जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, या आरसीएम का केस है।
आप यहाँ पे दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हो, इन्होंने समरी दिया है, फूड पास शर्ट कूपन, इन्होंने वो वाउचर का एग्जांपल दिया है। देखो, एनी फूड आइटम कैन बी परचेज फ्रॉम द फूड पास, सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बंदा क्या खाने वाला है, तो इस केस में मुझे रिडेम्पशन लेना पड़ेगा। अब ये शर्ट कूपन है, मतलब पता है कि मात्र एंड मात्र शर्ट आने वाला है, इन दैट केस द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, इशू ऑफ वाउचर। ठीक है, चलो सर, रेसिडुअल केसेस का मैंने आपको करवा दिया है। ये वाला इंटरेस्ट का केस है, जब भी इंटरेस्ट या कोई एडिशन आएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एक्चुअल एडिशन। ये पूरा सेक्शन 12 का एक ग्रॉस समरी है, आप इसको भी एक बार देख सकते हो। चलो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट सेक्शन 13 सबसेक्शन में नॉर्मल बताएगा कि हम इस सेक्शन के हिसाब से काम करेंगे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बताता है फॉरवर्ड चार्ज के रिस्पेक्ट में। सर क्या यहां पे भी नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 लगने वाला है? आंसर इज नो। एडवांस के ऊपर जीएसटी ना पे करने का बेनिफिट मात्र एंड मात्र गुड्स के केस में है, सर्विस के केस में नहीं है। सारे बच्चे ध्यान देंगे। आओ, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज शैल बी द अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। मैं नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूं। पहला, date of issue of invoice by the supplier if the invoice is issued within the prescribed period or the date of receipt of payment whichever is earlier। रुको एक बार रीडिंग दे रहा हूं फिर आपको समझाता हूं। दूसरा, सब क्लॉज बी, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस if the invoice is not issued within the time period prescribed or the date of payment whichever is earlier। और तीसरा, the date on which the recipient shows the receipt of services in his books in case where the provisions of A or B do not apply। अच्छा, ऐसी बात इन्होंने गुड्स में भी लिखी थी, बट वो ज्यादा टेस्टेबल नहीं होते, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मेन बात अब यहां पे जब मैं बात करता हूं, इसके अंदर द प्राइमरी क्वेश्चन सेक्शन नंबर 13 की शुरुआत कैसे हो रही है? फॉरवर्ड चार्ज के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई की शुरुआत हो रही है एक सवाल से। सर सवाल क्या है, मेरे साथ रिपीट करेंगे। डिड द सप्लायर इशू द इनवॉइस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एज पर सेक्शन 31 और नॉट? If yes, then that date or payment whichever is earlier. If no, the date of provision of service or the payment date whichever is earlier। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। नहीं आया तो एक बार दोबारा रीड करो, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब सर आपने बोला कि विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इशू हुआ या नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से सर्विस के केस में इनवॉइस की इशू का टाइम लिमिट क्या है? सर उसके इसमें मिलता है 30 डेज, उसके अंदर मिलता है 30 डेज। आ जाओ section number 13 2 starts with answering a key question, that is was the invoice issued within the time as per section number 31 or not। तो उसका टाइम लिमिट है 30 days। so see, you have to issue the invoice either before the provision of service, before कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है, और within 30 days from the date of provision of supply of service। in certain cases such as banking, insurance and financial, instead of 30 ये 45 days हो जाता है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेलीकॉम और फाइनेंशियल के रिस्पेक्ट में when the supply is taxable between the distinct persons as per section 25, then due date happens before or at the time of recording the supply in books or before the expiry of quarter during which the supply is made। ये स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस किन के लिए? कुछ ही स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये हम थोड़ा सा डिटेल में 31 में पढ़ेंगे। आपको मेन अभी यहाँ पे ये ध्यान देना है, 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर नहीं किया तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। तो ये 30 दिन का आपको टाइम दिया है, लेकिन नहीं कंप्लाई किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या होता है? अगेन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होता है, रिकरिंग ऑब्लिगेशन होती है, जनरली ये 3 महीने से ज्यादा चलती है। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में 3 मंथ्स वगैरह की कोई बात नहीं लिखी गई है। इसके डेफिनेशंस हम करेंगे 31 के टाइम। अब उस केस में अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी द डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। इफ नॉट देन द टाइम एट विच द पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड। तो ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो एक्चुअल पेमेंट डेट आपको लेनी है। ठीक है, इफ पेमेंट इज लिंक टू द इवेंट कंप्लीशन, फॉर एग्जांपल घर बांधा जा रहा है, एक फ्लोर के अगेंस्ट मुझे पेमेंट देना है, तो वो इवेंट कंप्लीशन विल बी द ड्यू डेट फॉर द इशू ऑफ इनवॉइस। और अगर सप्लाई सीज किया जा रहा है, सीसेशन ऑफ सप्लाई, इन दैट केस इशू इनवॉइस एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस टू द एक्सटेंट द सप्लाई इज मेड। एब्रप्टली बीच में अगर काम बंद हो गया तो उसी दिन आपको इनवॉइस इशू करना है, जितना भी काम हुआ है तब तक। ठीक है, चलो अब मैं बता दूं आपको ये फॉरवर्ड चार्ज। नाउ दिस इज क्लियर। यू हैव टू स्टार्ट विद द वाइटल क्वेश्चन, क्या इनवॉइस टाइम से इशू हुआ? अगर टाइम से इशू हुआ तो दैट डेट और पेमेंट डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब आपका सर्विस कब खत्म हुआ, आगे के 30 दिन का फायदा चला गया। क्यों? क्योंकि आपने इनवॉइस टाइम से इशू नहीं किया।
राइट। सो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और द पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। सर पेमेंट डेट वगैरह क्या होती है? वही जब आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया या एक्चुअल पेमेंट आई विच एवर इज अर्लियर। ओके, अब यहां पे सर हमें वो कोई नोटिफिकेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, मतलब पेमेंट अगर एडवांस आ रहा है तो आपको इसके अंदर जीएसटी देना पड़ेगा। अब उसके रिस्पेक्ट में ये जो प्रोविजो है विच प्रूव टू बी रिडंडेंट इन केस ऑफ गुड्स, यहां पे वो चीज काम करने वाली है। यहां पे प्रोविजो रिडंडेंट नहीं है, तो सुनो क्या क्या कहा जा रहा है। इफ द सप्लायर रिसीव सम काइंड ऑफ एडवांस अप टू ₹1000, एडवांस मिला है, अप टू 1000 मिला है, सप्लायर हैज द ऑप्शन टू treat this particular advance and pay the GST on such advance during the time of invoice issue। सर नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है? नॉर्मल प्रोविजन ये कहता है कि एडवांस आया तो जीएसटी पे करो, है ना। नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है? एडवांस आया तो जीएसटी पे करो। लेकिन ये कह रहे हैं प्रोविजन आके आपको एक फायदा दे रहा है कि सर 1000 रुपए तक आप पे मत करना, 1000 रुपए तक का जो वो पोर्शन होगा 500 800 उसको आप इनवॉइस के टाइम पे ही पे करना, उसके ऊपर हमें एडवांस नहीं चाहिए। सर ऐसा कहा होता है, आपको पता होगा, यूटिलिटी बिल्स के केस में, गैस के केस में, मोबाइल कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के केस में 500 200 300 ऊपर नीचे हो ही जाता है। अगर ये वाला प्रोविजन नहीं आता तो उन बेचारी कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता कंप्लायंस करने के लिए, क्योंकि लोग 10 20 30 100 रुपए एडवांस देते और उसके ऊपर इन कंपनीज को सारा बुक कीपिंग करके एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता। तो अब वो क्या करेंगी, उस एडवांस को अगले इनवॉइस के साथ ही उसका पेमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए तक की ऑप्शन दिया गया है। गुड्स के केस में ये प्रोविजो रिडंडेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना ही नहीं है इन केस ऑफ गुड्स। क्या बात समझ में आई? चलो सर, ये मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज द सेम दैट सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी कवर, जितना भी इनवॉइस में मैंने दिया है। तो अगर जो भी मैंने सर्विस के रिस्पेक्ट में इनवॉइस दे रहा हूं उसी के टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में जीएसटी आपको पे करना है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब एंटर्ड इन माय बुक्स, और पेमेंट रिसीव मतलब क्रेडिटेड इन माय बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। आरसीएम के केस में जैसा गुड्स के अंदर 3 डेट निकली थी, यहां पे 2 डेट निकलेंगी। सर क्यों? क्योंकि गुड्स के केस में वन ऑफ द डेट्स वाज डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, सर्विस में ऐसा कोई डेट नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अंदर 2 डेट्स। पहली तो वैसी है, द डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और एक्चुअल डेबिट विच एवर इज अर्लियर, तो ये तो वैसी ही थी। और जैसे गुड्स के केस में इनवॉइस से 30 दिन निकाले जाते हैं, यहां पे डे इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज। ध्यान रखना, डे इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज मतलब 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इज इट क्लियर? ओके, जहां पे ए और बी ये कंप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। मतलब अगर ये नहीं मिल पाया आपको तो रेसिपिएंट जिस भी दिन रिकॉर्ड कर रहा है इस एंट्री को, वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसी बात गुड्स के आरसीएम के अंदर भी थी। अब ये चीज आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मार्क करनी है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज, एसोसिएटेड एंटरप्राइज बाहर है और इंपोर्टर मतलब जो इंडियन कंपनी है जो आरसीएम के अंदर पे करने वाली टैक्स वो इंडिया में है। ठीक है, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द सप्लायर ऑफ सर्विस बीइंग एसोसिएटेड एंटरप्राइज एज पर सेक्शन नंबर 92A। वहां पे 60 डेज का बेनिफिट चला जाता है। देखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज by associated enterprise where the supplier is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of the recipient or payment whichever is earlier। तो ऊपर हमने एक 60 डेज को भी कंपेयर किया था, ये 60 डेज का बेनिफिट चला जाएगा क्योंकि क्या ये एसोसिएटेड लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, यहाँ पे 60 डेज का हम एडवांटेज नहीं देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? वाउचर वाली बात एग्जैक्टली सेम है, रेसिडुअल वाली बात एग्जैक्टली सेम है कि ड्यू डेट अगर है किसी रिटर्न की तो वो ड्यू डेट, अदरवाइज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और एडिशन वाली बात बिल्कुल सेम है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी कहीं पे भी कुछ मिला तो उस केस में जिस भी दिन मिला है वही दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ना कि पहले का कोई इनवॉइस डेट। इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 31 एक बार रीड करने का मन हो तो कर सकते हो, पर छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, समरीज दे रखी है, यू कैन रीड इट बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, चलो आ जाओ। अब ये मैं आपको एक्सिस का एग्जांपल दिखा देता हूं। अ टेलीफोन कंपनी रिसीव्स 5000 अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 4800। ध्यान से समझना, द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हैज रिसीव्ड 200 रुपीज एक्स्ट्रा। अगर मैं वो प्रोविजो नहीं डालता तो 200 के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता। क्यों? क्योंकि सर एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना मैंडेटरी है। लेकिन इस केस में उस 200 के ऊपर द कंपनी कैन चूज टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर 200 एट द टाइम ऑफ इनवॉइस। मतलब अभी 4800 का इनवॉइस निकला था, 200 एक्स्ट्रा मिला है, वो 200 के रिस्पेक्ट में जब अगला इनवॉइस जाएगा उस टाइम हम जीएसटी उसके ऊपर पे कर देंगे। वी विल ट्रीट इट ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, सो दिस इज एन एडवांटेज गिवन। बट अगर सर ये 5000 की जगह अगर लेट्स से ये मिलता 6000 तो उस केस में कितना एक्सेस मिला है? 1200। उस केस में ये फायदा आपको नहीं मिलता। ठीक है, चलो सर आ जाओ। ये दो एग्जांपल मैं और कराना चाहता हूं।
A Limited provides services to B Limited on 10 June. The services are taxable under RCM. A Limited issues the invoice on 15 June and payment is debited on 20th September, recorded in the books on 15. इन दोनों में से अर्लियर कौन सा लेना है? 15 सितंबर, ठीक है। और एक आपको इनवॉइस से आपको 61st डे लेना है। 61st डे कौन सा बनेगा सर? वो बनेगा जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है। तो 15 अगस्त और 15 सितंबर आपने कंपेयर किया तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा अर्लियर ऑफ टू 15 अगस्त। ओके, इस केस में आपको कोई तीसरी डेट नहीं निकालनी, बिकॉज देयर इज नो फिजिकल रिसीट ऑफ सर्विसेज अनलाइक गुड्स। एक एसोसिएटेड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ए आईएनसी अ फॉरेन कंपनी एंड बी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ए आईएनसी प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू बी लिमिटेड वाइड एन ईमेल डेटेड June 4th. A INC informs B Limited the cost of technical services and B Limited transfers the payment on 12th August. अब इसके अंदर डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स आपके पास है ही नहीं, 60 डेज के बाद कोई लेनी नहीं है, तो बची डेट क्या आपके पास? 12th अगस्त, तो वही डेट हो जाएगी, इसमें और कोई है नहीं। बाकी के केस में प्लीज ध्यान रखना, स्टार्ट विद आस्किंग वन वाइटल क्वेश्चन। फॉरवर्ड चार्ज के केस में स्टार्ट विद आस्किंग वन वाइटल क्वेश्चन, वाज इनवॉइस इशूड विद इन टाइम और नॉट। द टाइम हैपेंस टू बी 30 डेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बैंकिंग वगैरह के केस में 45 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। चलो, ये इसका समरी दिया हुआ है, रीड करना तो कर सकते हो। सेक्शन नंबर 14 में बहुत सारी क्वेरीज आती है। ये 1.5-2 पेज का पूरा सेक्शन दिखता है, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं। मैं आपको एक चीट शीट दिखाने वाला हूं, छोटी सी चीट शीट है। आई विल टेक 3 to 4 मिनट्स ऑफ योर टाइम। पूरा सेक्शन नंबर 14 हाथ में आ जाएगा, गारंटी मेरी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। ये प्रोविजो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कहता है ये प्रोविजो? ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मल केस में आपकी जो पेमेंट रिसीव की डेट होती है वो क्या होती है? द डेट ऑन विच यू आर एंटरिंग यू आर पुटिंग द एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बट स्पेसिफिक केस में देखना क्या बोल रहे हैं। The date of receipt of payment shall be the date of actual credit in bank account. नॉर्मल केस में दो डेट कंपेयर करनी है, एक तो ये क्रेडिट वाला और एक एंट्री इन बुक्स। अब इसमें वो कह रहे हैं आप एंट्री इन बुक्स को भूल जाओ। क्यों? देखो, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इफ such credit in the bank account is after 4 working days from the date of change of rate in tax. थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट थोड़ा डिटेल्ड है लेकिन आसान है। पर्सन क्या चाहेगा? पर्सन चाहेगा कि मेरा जब भी बेसिकली सेक्शन 14 बात क्या करता है, आपका जो टैक्स रेट है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपके 3 इवेंट्स होते हैं, एक होता है आपका सप्लाई इवेंट, एक होता है आपका इनवॉइस इवेंट, आप इनवॉइस कब इश्यू कर रहे हो, और एक होता है पेमेंट इवेंट, ठीक है। इन तीनों के रिस्पेक्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो पुराना वाला लगेगा या नया वाला लगेगा। लेट्स से आज है 13 मार्च, 13 मार्च को रेट चेंज हो गया है, तो अपने को पता नहीं है ना कि हमें पुराना वाला रेट लेना है या नया वाला रेट लेना है। उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको एक चीट शीट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अब पर्सन विल ट्राई, पर्सन क्या करेगा कि आप पुराना वाला रेट लेने की कोशिश के चक्कर में ही विल ट्राई टू रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स क्वाइट अर्लियर देन द एक्चुअल रिसीट। मतलब द एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स को हम इग्नोर कर देंगे। हम बोलेंगे द डेट ऑफ रिसीट इज द एक्चुअल क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ओनली। कब? When are we going to ignore the date of entry in the books? In normal cases हमें कंपेयर करना पड़ता है, बट इस केस में हम इग्नोर करेंगे और एंट्री कौन सी वाली लेंगे? The date on which the actual credit happens in the bank account. Okay? कब? When the credit in bank account is after 4 working days. 4 वर्किंग डेज के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। तो सपोज आज है 13th, ठीक है, आज मेरा रेट चेंज हो गया है 1, 2, 3, 4। सपोज एग्जांपल के लिए 19 मार्च को पेमेंट आया और मैंने बुक्स के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करी है 12th की, तो नॉर्मल रूल्स के हिसाब से द डेट ऑफ रिसीट शुड हैव बीन 12th बिकॉज इट इज द अर्लियर ऑफ द एंट्री इन द बुक्स और द एक्चुअल क्रेडिट। बट इस केस में बिकॉज 4 वर्किंग डेज के बाद पेमेंट रिसीव हुआ है, 12th को इग्नोर किया जाएगा और 19 को क्या माना जाएगा? 19 को माना जाएगा कि आपने पेमेंट रिसीव की है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी आप क्वेश्चंस करोगे और तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन मेन पढ़ते हैं सर चीट शीट क्या हमारी सेक्शन नंबर 14 की, ठीक है। सेक्शन नंबर 14 में क्या हो रहा है? आपका रेट ऑफ टैक्स चेंज किया जा रहा है। ओके, तो इसके अंदर 3 इवेंट आते हैं, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। अब ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं। सप्लाई विल बी द किंग मेकर, सप्लाई विल बी द किंग मेकर बट इट विल नेवर बी द किंग। किंग कौन बनेगा? इनवॉइस या फिर पेमेंट। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई कौन आंसर बनने वाला है? इनवॉइस या फिर पेमेंट। टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी सप्लाई की डेट नहीं बनने वाली, बट सप्लाई हेल्प करेगी टू क्रिएट द किंग। थोड़ा सा भी मैंने जो बोला है
आप एक बार रीड करने दो, मुझे समझाने दो, फिर आपको ये लाइन बहुत अच्छी लगेगी, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। अब ये बिफोर आफ्टर ऑफ व्हाट, बिफोर आफ्टर ऑफ द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। अगर सप्लाई हो चुकी है बिफोर, इनवॉइस हो चुका है बिफोर और पेमेंट हो चुका है आफ्टर, तो आपको कोई भी टू आइटम्स देखने, दो चीजें कहां पे फॉल कर रही है, दो आइटम्स कौन से सेम है, ठीक है। तो वेरेवर टू आर फॉलिंग, तो बिफोर, बिफोर, आफ्टर, दो क्या है, बिफोर, आफ्टर एक ही है, तो आपका आंसर बनने वाला है बिफोर, मतलब रेट ऑफ टैक्स जो पुराना वाला है वही लगने वाला है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या बनेगी, इनवॉइस डेट। क्यों? क्योंकि सप्लाई कभी भी आंसर नहीं बनता है। समझाऊंगा अभी, मैं आगे करवा रहा हूं, थोड़ा सा सुनो दोबारा। बिफोर, बिफोर, आफ्टर, कोई भी दो चीजें कौन सी है, दो क्या आ रहा है, बिफोर दो आ रहा है, तो आंसर तो आपका बिफोर है, बट एक्चुअल टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या होगी, इनवॉइस डेट। सप्लाई कभी भी किंग नहीं बनेगा, सप्लाई बनेगा किंग मेकर। इट हेल्प टू सिलेक्ट बिफोर बट इट इज नेवर द आंसर इन टाइम ऑफ सप्लाई। दोबारा करो आगे, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, अगेन दो बिफोर आ रहे हैं, तो आंसर तो बिफोर है, मतलब पुराना वाला रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, सप्लाई कभी भी नहीं बनता, इन दोनों में से लेना पड़ेगा बिफोर वाला, पेमेंट डेट। नेक्स्ट, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, अरे दो आफ्टर आ गए तो मेरा आंसर बन जाएगा आफ्टर, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट में से मैं कौन सा वाला लूं, इनवॉइस और पेमेंट में से मैं कौन सा वाला लूं, ये तो दोनों ही किंग बनते हैं, तो इसमें से विचएवर इज अर्लियर। आंसर हमेशा या तो इनवॉइस बनेगा या पेमेंट बनेगा, और अगर दोनों उसी में आ गए इस केस की तरह, तो उस केस में विचएवर इज अर्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, अरे दो आफ्टर आ गए तो आंसर तो आफ्टर है, मतलब नया वाला रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है, बट दोनों में से एक टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा बनेगा, इनवॉइस। सप्लाई कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बनता, ठीक है। आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, आंसर बनेगा आफ्टर, बट दोनों में से कौन सा, पेमेंट। नेक्स्ट, आफ्टर, बिफोर, बिफोर, अब सर आंसर बनेगा बिफोर, लेकिन इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर। सो नाउ आई रिपीट माई सेंटेंस, सप्लाई विल बी अ किंग मेकर, वो हेल्प करेगा किंग मेकर मतलब आंसर बनाने में, लेकिन वो खुद आंसर कभी भी नहीं बनने वाला है। ओके, आई थिंक यू हैव दिस थिंग क्लैरिफाइड। गुड्स और सर्विसेज के टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ कॉमन प्रोविजंस है। वाउचर वाला एकदम कॉमन है, रेसिडुअल वाला कॉमन है, एडिशन वाला कॉमन है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का कौन सा डेट लेना होता है, व्हेन यू एक्चुअली रिसीट, मतलब क्रेडिट इन बैंक अकाउंट और द एंट्री इन बुक्स व्हिचएवर इज अर्लियर। एंड टू द एक्सटेंट द इनवॉइस और पेमेंट कवर्स द सप्लाई, मतलब सिंपल सी बात है, जिसके रिस्पेक्ट में पेमेंट जा रही है, जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इनवॉइस जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट के टाइम ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको 50 कैलकुलेटर बेच रहा हूं तो मैं 50 कैलकुलेटर के टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा 1000 किलोस का हो, 1000 कैलकुलेटर्स का हो, इट डज नॉट मैटर। क्या बात समझ में आई है? चलो, चैप्टर तो आपका निपट लिया है। एक सवाल कराना चाहता हूं। Mint Industries Limited, a registered supplier, imports business support services from Green INC on 13th August. The relevant invoice for $120,000 is raised by Green INC on 18th August. तो ऑब्वियसली बात है, हम वो जो बोलते हैं ना टू द एक्सटेंड, तो ये $120,000 के टाइम ऑफ सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो इनवॉइस आया 18th अगस्त को। मिंट इंडस्ट्रीज मेक्स द पेमेंट अगेंस्ट द सेड इनवॉइस ऑन केस 1 22 सितंबर, केस 2 27 दिसंबर। अब सुनना, यहाँ पे कभी कभार एक कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या यहाँ पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज का कुछ कंसेप्ट है क्या। देखो, क्वेश्चन ने आपको कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन ने आपको कोई पे भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज की बात नहीं बोली है, तो आपको नॉर्मल केस लेना है। दिस इज अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आरसीएम लग जाता है, सो दिस इज अ केस ऑफ आरसीएम। यू हैव टू कंपेयर टू डेट्स, पेमेंट डेट एंड 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो वो 61st डे आपका बनेगा, 60 डेज कंप्लीट होंगे 17 अक्टूबर को, 61st बनेगा 18 और उसको कंपेयर करना है इन डेट से। तो पहले वाले आंसर में आपका 22 सितंबर बन जाएगा बिकॉज इट इज द अर्लियर वन, एंड सेकंड वाले में आपका व्हेन वी कंपेयर 27 दिसंबर एंड 18 अक्टूबर, आपका 18 अक्टूबर डेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ चैप्टर होता है खत्म। मैं आपको अमेंडमेंट्स में से जो है एग्जेम्पशंस, चैप्टर नंबर 4 की 2 अमेंडमेंट्स आपके सामने रह गई थी, रही नहीं थी, वो क्लैरिफिकेशन ही है, बस उसको सुन लो। या मैंने आपको शायद करवा भी दिया था, आई डोंट रिमेंबर, मैं फिर भी दिखा देता हूं। नहीं, ये वाली एग्जेम्पशन तो मैंने आपको करवा दिया था ना, एग्जेम्पशन का अमेंडमेंट तो हो गया था। मुझे लगा कि शायद इसका कवर नहीं हुआ है, बट एक पिछले अपने लेक्चर में कवर हो गया था। जो डीएमएफटीज होते हैं उसको गवर्नमेंटल अथॉरिटीज माना जाता है, डायरेक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ये क्लैरिफाई किया था। और हॉर्टिकल्चर के रिस्पेक्ट में भी अगर आप कोई गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो तो यू हैव टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट ऑफ एंट्री 3 एंड 3A। 3 टॉक्स अबाउट द प्योर सर्विस, 3A टॉक्स अबाउट कंपोजिट, 25% गुड्स का पोर्शन हो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगा ये करवाया नहीं था मैंने। ठीक है, 5th के रिस्पेक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट वी विल डू वैल्यू ऑफ सप्लाई इन योर नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज जरूर कमेंट करना। कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो उसको समझ आता है कि ठीक है सर, ये वाला रिवीजन लेक्चर फायदेमंद है या नहीं है। अननेसेसरी आपको नहीं बोलूंगा। जेन्युइनली अच्छा लगे तो डू शो योर सपोर्ट, डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।